नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमारा पॉलिटी का लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें हमने अभी तक संविधान की क्या पृष्ठभूमि थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हमने कंप्लीट किया, जिसके तहत हमने 1947 से पहले के जितने सारे एक्ट आए थे, 1773 से लेकर के 1947 तक जितने सारे एक्ट आए थे, उन सारे एक्ट को डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर किया है। उसके बाद संविधान सभा के बारे में, किस तरीके से संविधान का संरचना किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया, उसके बाद हमारा संविधान बनाया गया, उसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की। उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से 60 अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करके हमारा संविधान बनाया गया है, और उसमें कुछ मूल उपबंध जो है, जैसे हमारा नीति निर्देशक तत्व हो गया, मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, राष्ट्रपति, इस तरीके से बहुत सारे संसदीय प्रणाली व्यवस्था, ये सारे जो बहुत सारे मूल तथ्य तो जो थे वो हमारे कौन से संविधान, किस देश के संविधान से लिए गए, इनके बारे में हमने देख लिया। उसके बाद हमने ये भी देख लिया अपना प्रस्तावना कैसे था, क्या था, प्रस्तावना से रिलेटेड किस तरीके के सवाल हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग संविधान के कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, इसके बारे में हमने देख लिया। उसकी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं टोटल, उसके बारे में हमने देख लिया कि अनुसूची 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, इस तरीके से। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे भाग पर, एक एक करके हम लोग भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो हमने भाग 1 के अंतर्गत भारत संघ और राज्यों के वर्गीकरण के बारे में बता दिया, संघ क्षेत्र जितने भी थे किस तरीके से पहले 4 ग्रुप में राज्य थे, क ख ग घ, 4 अलग ग्रुप में। उसके बाद किस तरीके से राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, उसके बाद 1956 के बाद किस तरीके से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। बाद में धीरे धीरे किस तरीके से 28 राज्य और आज के डेट में प्रेजेंट सिनेरियो में 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए, इसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल एनालिसिस की। उसके बाद हम लोगों ने भाग 2 के बारे में चर्चा किया, जिसके अंतर्गत नागरिकता के बारे में था, किस तरीके से कौन लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं, संविधान के लागू होते समय क्या नियम थे, संविधान लागू होने के बाद क्या नियम था, उसके बाद किन आधार पे हमारे नागरिकता को ख़त्म किया जा सकता है। हमने ये भी देखा कि भारत के जो नागरिक हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न क्या है, उनको क्या अलग से फ़ायदा है। तो इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल एनालिसिस देखा। इसके अलावा लास्ट डे हमने एक वीडियो डाला था जो संविधान के मूल ढांचे पर आधारित था, उसमें लगभग 1.5 घंटे का वीडियो था। उसमें बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ हमने सारे चीज़ों को देखा। उसमें बहुत सारे केस को डिस्कस किए, केशवानंदन भारती केस को, गोलकनाथ विवाद को, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को, आखिर कौन सी ऐसी बात आ गई जो जिससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, उससे निकल करके बाहर आया। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में हमने देखा है। तो आप हमारे बीपीएससी स्टडी पॉइंट चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इन सारी चीज़ों को एक एक करके देखें, आपको संविधान का काफ़ी बेहतर ज्ञान होगा। इसके साथ साथ ये एग्जामिनेशन के, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लगभग सारे टॉपिक को कवर करता है, और लगभग सारे क्वेश्चन आप कहा जाए तो लगभग 100% आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर इन सारे लेक्चर सीरीज को आप ध्यान से देख लिए। चलिए, आज हमारा जो लेक्चर सीरीज है वो भाग 3 के बारे में है, भाग 2 नहीं, सॉरी, भाग 3 है। हमारा ये जो लेक्चर सीरीज है वो भाग 3 है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, सॉरी। यहाँ पर भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक भाग 1 देख लिया जिसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र के बारे में था, भाग 2 देख लिया जिसके अंतर्गत नागरिकता के बारे में थे। अब भाग 3 हम लोग देखेंगे जहाँ पे अनुच्छेद 12 से 35 तक हम लोग पढ़ाई करेंगे। इसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट है। अब हम लोग जानते हैं कि नागरिक हैं, तो नागरिक होने के साथ में हमारे कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं। वो अधिकार ऐसे होते हैं जिसे राज्य या कोई भी सरकार छीन नहीं सकती है, और वही है फंडामेंटल राइट, जिसे हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, एक्चुअली जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय संविधान में चर्चा चल रही थी। संविधान के जो लोग थे, खास करके जो संवैधानिक सलाहकार हमारे BN राव थे, उन्होंने 2 तरीके का तथ्य दिया। उन्होंने बोला कि एक ऐसे अधिकार होने चाहिए जो न्यायालय में प्रवर्तनीय हो। प्रवर्तनीय कहने का मतलब कि अगर उसका कोई भी उपबंध को ख़त्म किया जा रहा है तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हैं।
ठीक है। और दूसरा उपबंध एक ऐसा उन्होंने कोशिश किया बनाने का कि जो न्यायालय में परिवर्तनीय ना हो, मतलब वो भी नागरिक का ही कर्तव्य है, वही नागरिक का ही अधिकार है, लेकिन उसके लिए न्यायालय जाने का व्यवस्था नहीं होना चाहिए। तो कुछ दो तरीके का कैटेगराइजेशन किया था उन्होंने, और वो दो तरीकों में पहला तरीका था मूल अधिकार और दूसरा था मूल कर्तव्य। आप जानते हैं कि मूल अधिकार को हम लोग, अगर इसका हनन किया जाता है किसी के द्वारा भी, हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि कौन हनन करता है तो कैसे क्या होते हैं, तो मूल अधिकार का अगर हनन किया जाता है कैसे भी, तो हम सीधे कोर्ट पहुंच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को शक्ति दी गई है कि अगर मूल अधिकार का हनन किया जाता है तो हम वहाँ पर जा सकते हैं इसके बचाव के लिए। लेकिन मूल कर्तव्य, हम लोग एक जो दूसरा कैटेगरी है मूल कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य के लिए हम कहीं न्यायालय में नहीं जा सकते। हाँ, कुछ हद तक के संसद नियम कानून बनाती है और मूल कर्तव्य को लागू करने की वो शक्ति प्रदान करती है। अगर वो लागू नहीं करे या कोई मूल कर्तव्य, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है, अगर हम इसका सम्मान नहीं करते हैं तो आईपीसी के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वो दंडनीय अपराध है और उसके लिए हमें सजा भी मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये हम लोग मूल कर्तव्य में देखेंगे, अभी तत्काल हम लोग मूल अधिकार देखते हैं। तो हमने देखा मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए ऐसे अधिकार हैं जिसे छीनने की शक्ति सरकार को भी नहीं है, अर्थात सरकार कितना भी मेजोरिटी में आ जाए वो इसे नहीं छीन सकती है। वो अधिकार कैसे हैं, एक चीज़ और बता देते हैं आपको। ये चैप्टर पूरे संविधान के जितने भी चैप्टर हैं उन सब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये जो 3-4 चैप्टर है ना, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। अतः इनको समझना बहुत ही जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में एक भारतीय या एक नागरिक होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मूल अधिकार क्या हैं। जैसे आप हमेशा जानते होंगे हमें जीने का अधिकार है, हमें कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, हम कानून के सामने समान हैं, कोई जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान कि वंश, किसी के आधार पर हमें विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये जितनी भी शक्तियां हैं वो हमें मूल अधिकार से ही प्राप्त होती है। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन में तो इससे कोई भी, अगर पॉलिटी से कोई किसी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90% चांस है कि मूल अधिकार से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिना मूल अधिकार के पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता है। इतना आप मान लीजिए, इतना ये सिग्निफिकेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और साथ में ये आपके जीवन में, डे टू डे लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी कारण बस आपको पुलिस पकड़ लेती है तो आप सीधे उससे सवाल कर सकते हैं कि हमें किस कारण से आप पकड़े, हमें जवाब दीजिए। उस पुलिस को आप कह सकते हैं कि 24 घंटा के अंदर हमें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, और अगर कोई युक्ति या कोई कारण नहीं रहा तो आप 24 घंटा के बाद स्वतंत्र हो सकते हैं। तो ये सारे जो अधिकार दिए गए हैं वो मूल अधिकार के तहत दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं मूल अधिकार का कुछ विशेषता क्या है, किस तरीके से है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, मूल अधिकार जो है वो व्यक्तिगत अधिकार है। एक कोई समूह रूप से, ये पूरे जाति रूप से या किसी समाज को ये अधिकार नहीं दिया जाता है, बल्कि हर एक इंडिविजुअल को ये अलग अलग अधिकार दिया जाता है। ये अधिकार किसके अगेंस्ट दिया जाता है, किसके विरोध में दिया जाता है, तो सरकार के विरोध में दिया जाता है। राज्य कहने का मतलब सरकारी तंत्र के विरोध में दिया जाता है। कहने का मतलब कि सरकार अगर आप पर कोई वैसा प्रबंध लगा रही है या कोई ऐसा काम कर रही है जिससे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप सरकार के खिलाफ में जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो सरकार के लिए निगेटिव प्रकृति हो गई ना। तो इस कारण इसका स्वरूप नकारात्मक होता है। इसका स्वरूप क्या होता है, नकारात्मक। व्यक्तिगत अधिकार है, नकारात्मक स्वरूप होता है। नकारात्मक का मतलब समझ रहे हैं ना, ये सरकार को मना करता है। अगर सरकार मान लिया जाए कि किसी भी नौकरी में कोई सरकार, मान लिया जाए कि बीपीएससी की वैकेंसी निकली, उसमें सरकार बोल दे कि भाई एससी एसटी वाले लोग इसमें नहीं आएंगे, तो ये क्या हुआ, उनका तो जाति के आधार पर उनको विभेद किया जा रहा है। तो यहाँ पर वो सीधे कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से सरकार को ये जो कानून है, ये जो नियम निकाले हैं, उसको असंवैधानिक करार दिया जाएगा और वहाँ पे सरकार हार जाएगी। तो ये सरकार के लिए नकारात्मक रूप हो गया, ये समझ गए आप। उसके बाद एक चीज़ बताते हैं, मूल अधिकार के बारे में सबसे पहली जो घोषणा थी या सबसे पहली बार बताया गया था, वो कराची अधिवेशन में, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पटेल जी द्वारा इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में चर्चा। सवाल बहुत हमेशा उठते रहता है और एग्जामिनेशन में आता है कि जो मूल अधिकार है ये प्रोविजन कहाँ से लिया गया था। तो देखिए इसके बारे में दो बातें हैं। एक 1215 ईस्वी याद कीजिए आप, ठीक है। एक क्या याद कीजिए, 1215 ईस्वी। यहाँ पर क्या किया गया है कि जो इंग्लैंड का एक राजा था जॉन,
वहाँ पर उन्होंने पहली बार क्या किया कि वहाँ के नागरिकों के लिए एक रिटर्न में अधिकार पत्र दिया, ठीक है, और उस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा। उस अधिकार पत्र को क्या कहा जाता था? तो मैग्ना कार्टा। वहाँ पर कोई संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई, बल्कि वहाँ पर पहली बार नागरिकों के लिए एक रिटर्न में अधिकार पत्र दिया गया और बोला गया कि ये नागरिक हैं तो इनके लिए ये अधिकार है। और उस अधिकार पत्र जो रिटर्न में अधिकार पत्र था उसके मैग्ना कार्टा कहा गया। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अमेरिका का जब संविधान लागू हुआ 18वीं शताब्दी में, उस समय अमेरिका में पहली बार संविधान में प्रोविज़न किया गया। पूरे विश्व में अगर कहीं संविधान में पहली बार प्रोविज़न किया गया तो वो अमेरिका था, जहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकार की चर्चा की गई। कहाँ की गई? तो अमेरिका में की गई। तो भारत के संविधान में अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से आया है तो वो अमेरिका से आया है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का मैग्ना कार्टा कौन है, तो भारत का मैग्ना कार्टा मूल अधिकार है। वो मैग्ना कार्टा का मतलब समझ गया ना? सबसे पहले ब्रिटेन का राजा जो था वो नागरिकों को अधिकार पत्र दिया था, रिटर्न में दिया था कि आपको ये अधिकार है, और उसी अधिकार पत्र को कहा जाता था मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो कोई भी चीज़, जैसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहते हैं, उसी तरीके कोई भी चीज़ जो किसी को असीमित अधिकार देता है, उन सारी चीज़ों को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो उसी तरीके से भारत में मौलिक अधिकार नागरिकों को असीमित अधिकार देता है, बहुत अधिकार देता है, जिस पर सरकार भी प्रतिबंध नहीं लगा सकती। इस कारण भारत का मैग्ना कार्टा अगर कुछ पूछा जाए, कोई पूछे कि क्या है, तो वो है हमारा मूल अधिकार। और ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। समझ गए? इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो ये सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से और नैतिक रूप से विकास कराता है। अगर आप समाज में हर एक वर्ग समान होंगे तो सामाजिक रूप से विकास होगा, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आर्थिक रूप से विकास होगा, धार्मिक रूप से विकास होगा उनका, राजनीतिक रूप से विकास होगा। हर लोग राजनीति में मत देने का अधिकार, तो जीने का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार उन्हें दिया जा रहा है। नैतिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरीके से उनका विकास होगा। हमने ये पहले ही बता दिया कि इसका स्वरूप नकारात्मक है, राज्य के खिलाफ ये व्यक्ति को सुरक्षित करता है। एक और चीज़, तो राज्य के खिलाफ अगर मान लिया जाए कि कोई राज्य नियम बना दिया, बोल दिया कि भाई आज के बाद आपको ये धर्म मानना ही मानना है, आपकी स्वतंत्रता खत्म कर दी गई, आपको ये धर्म मानना है, तो राज्य तो आपके नियम को तोड़ रहा है, प्रतिबंध लगा रहा है आपके अधिकार पर, तो आप कहाँ जाएंगे? कौन उसे सॉल्व करेगा? किसके पास है? तो ये अधिकार न्यायालय के पास है। न्यायालय में भी किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 226 के तहत। तो अगर कोई पूछे कि मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है, तो संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है। हमने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट 226। हाँ, एक चीज़ है, अगर संसद चाहे तो इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। युक्ति युक्त प्रतिबंध का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपातकाल के समय, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सारे जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो निरस्त कर दिए जाते हैं। आपातकाल में भी 352 के तहत तीन तरीके का आपातकाल है। एक, युद्ध, अगर किसी बाहरी देश के साथ में हम युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध की स्थिति में, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है हमारा, अगर कोई विद्रोह उत्पन्न हो गया, सशस्त्र, पहले तो अशांति था, मतलब अगर इंटरनल पीस अगर बिगड़ गया है, आंतरिक अशांति अगर खत्म हो गई है तो किया जाए, लेकिन अब सशस्त्र विद्रोह। तो आप यहाँ पर समझिए कि अगर युद्ध की स्थिति आती है कभी, तो वहाँ पर आपको आर्टिकल 19 या कोई भी 20 और 21 को छोड़ करके सारे आर्टिकल को खत्म किया जा सकता है। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह हो उस समय आर्टिकल 19 को खत्म नहीं किया जा सकता। ये बात ध्यान रखिएगा, ये हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब आपातकाल स्थिति को पढ़ाएंगे, वहाँ पर हम लोग डिटेल में वैसे चर्चा करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि मौलिक अधिकार पर संसद विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे जब आपातकाल लागू कर दिया गया उस समय पर संसद जो है उस पर युक्ति युक्त मतलब नियम के तहत प्रतिबंध लगा सकती है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। हम लोग अभी देखेंगे, 3 केस के बारे में देखेंगे। वैसे आप हमारे पिछले वीडियो को जाइए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखिए, उसमें हमने बहुत डिटेल में बताया है। लंबी वीडियो है, 1 घंटा 30 मिनट की वीडियो है, उसे आप देखेंगे तो बहुत डिटेल में कहानी में आपको समझाया है, ठीक है ना, कि कैसे हमारे
बेसिक स्ट्रक्चर का इवोल्यूशन हुआ और किस तरीके से ये बताया गया कि मूल अधिकार में हम चेंजिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो मूल अधिकार में चेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन गोलकनाथ में बताया गया कि आप चेंज नहीं कर सकते। फिर 1973 में केशवानंदन आया, उसमें बोला गया कि हाँ आप 368 के तहत मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 352 के समय 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे आर्टिकल जो है वो खत्म किए जा सकते हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर, कई बार एग्जामिनेशन में पूछता है, ये हम लोग आगे नीति निर्देशक तत्व का चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि नीति निर्देशक तत्व में 39 बी और सी में दो आर्टिकल है, बी और सी, 39 बी और सी। वो अगर उसकी प्रोविज़न की बात कहीं आई जाती है तो वहाँ पर मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 14 और 19 जो है वो डाउन हो जाते हैं। ऐसे तो मूल अधिकार हमेशा ऊपर होता है, ताकतवर होता है, लेकिन अनुच्छेद 39 बी और सी के समय पर अनुच्छेद 14 और 19 डाउन कर जाते हैं। इसके बारे में भी हमने डिटेल एनालिसिस बेसिक स्ट्रक्चर के टॉपिक में किया है। आप जाइए और हमारे वीडियो को आप देख लीजिए, हम लिंक भी शेयर कर देंगे आपके साथ, ठीक है। चलिए, कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया जाएगा। एक चीज़ और है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है अधितज्ञ का सिद्धांत। इसमें उन्होंने बोला कि कोई भी भारत का नागरिक अगर चाह भी ले कि हम मूल अधिकार को त्याग कर दे, जिस तरीके से नागरिकता को त्याग किया जा सकता है ना, नागरिकता त्याग कर सकता है कोई भी आदमी स्वेच्छा से चाहे, तो हाँ हम भारत के नागरिक नहीं रहना चाहते तो नहीं रह सकता। तो क्या उसी तरीके से अगर मूल अधिकार कोई त्याग करना चाहे कि हमें नहीं चाहिए स्वतंत्रता का अधिकार, हमें नहीं चाहिए समानता का अधिकार, नहीं चाहिए हमें धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, तो क्या ये संभव है? तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बताया कि भारत के लोग जो हैं उतने पढ़े लिखे या उतने जानकार, उतने शिक्षित नहीं है कि वो अपने मौलिक अधिकारों के बारे में पूर्ण रूप से जान सकें और उसका पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट को पहचान सकें। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अगर कोई नागरिक ये चाह भी ले कि हमें मूल अधिकार नहीं चाहिए, हमें त्याग करना है, तो भी वो उसे त्याग नहीं कर सकता है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ों, बहुत सारे तथ्यों को हमने देखा, ये उसकी विशेषताएं हैं, किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है, क्या है, हम सारी चीज़ों को देख लिए। अब हम देखेंगे कि हमारे संविधान में कितने तरीके के मूल अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। एक एक करके हम उन सब के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आपको बता दें, संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। मूल संविधान में जो संविधान बनाया गया था 1950 में जो लागू हुआ, उसमें 7 प्रकार के थे, लेकिन बाद में एक मूल अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा, कब? 1978 द्वारा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से उस अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है ना। इस कारण अब वर्तमान में 6 रह गए। आइए देखते हैं। सबसे पहला अधिकार जो है समता का अधिकार। समता मतलब समानता का, विधि के समान समक्ष सब समान है। यहाँ पर 2 तरीके का अधिकार आता है, एक विधि का समान संरक्षण और एक विधि के समान सब लोग समान। मतलब विधि के समक्ष सब लोग समान पहला, और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। 2 यहाँ पर पॉइंट है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट ब्रिटेन का है और एक कॉन्सेप्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो भारत में दोनों कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है, विधि के समक्ष समता का भी और विधि के समान संरक्षण का भी। दोनों कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो समता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है, वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। इसमें बताया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक जो हैं वो हर तरीके से समान है, उनके साथ किसी तरह का कोई विभेद नहीं किया जाएगा, किसी जात के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, किसी तरीके का टाइटल नहीं दिया जाएगा, कोई अस्पृश्यता नहीं होगी। ये सब सारी चीज़ों को इसमें डिटेल एनालिसिस किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में अलग अलग तरीके का स्वतंत्रता, हमें बोलने का स्वतंत्रता है, हमें रहने का स्वतंत्रता है, हमें जीने का स्वतंत्रता है, ठीक है ना, हमें कुछ भी करने का स्वतंत्रता है। ये सारी चीज़ों के बारे में जो चर्चा है वो है अनुच्छेद 19 से 22 तक। अगला है शोषण के विरुद्ध। जैसे आप सुनते होंगे पहले मानव का दुर्व्यापार होता था, आदमी को बेच दिया जाता था, दासों को बेच दिया जाता था, औरतों को बेच दिया जाता था, बच्चों को बेच दिया जाता था, ठीक है ना। तो इसके बारे में शोषण के विरुद्ध। इसके साथ साथ एक और चीज़, किसी बच्चा जो 14 साल से कम का बच्चा है उसे किसी फैक्ट्री में जब काम नहीं करवाया जाएगा, किसी बाल मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, ये अधिकार है। तो ये शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में है। उसके बाद है अगला धर्म
की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं। जो दिल चाहे आप वो हिंदू मानना चाहते हैं हिंदू मानिए, मुस्लिम मानना चाहते हैं मुस्लिम मानिए, किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन होना चाहते हैं तो धर्मा परिवर्तन की भी सुविधा है, आपको कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बोला गया कि जो हम धर्म परिवर्तन करते हैं तो क्या इसमें ज़बरदस्ती अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो ये भी मौलिक अधिकार है? तो नहीं, ये नहीं है। अगर कोई अपने मन से धर्म का परिवर्तन करता है तो वो मौलिक अधिकार है। तो इसमें और भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सिखों को कृपाण रखना, यह भी स्वतंत्रता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। इन सब सारी चीज़ों के बाद हम ट्रस्ट खोल देते हैं, एक अपना धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। उसके बाद जो किसी भी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम किसी तरीके का दान करते हैं तो वो टैक्स से फ्री हो जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब स्वतंत्रता दी गई है हमें धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत। इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक के बारे में चर्चा है। फिर है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत क्या दिया गया है? इसके अंतर्गत विशेष करके अल्पसंख्यक के लिए प्रोविज़न किया गया है। अल्पसंख्यक जैसे हिंदू, भारत अगर देश की बात किया जाए तो हिंदू बहुसंख्यक है और मुस्लिम ईसाई अल्पसंख्यक है। वही कुछ राज्य विशेष में बात किया जाए, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक है, मुस्लिम बहुसंख्यक है। तो अरे राज्य और देश अलग अलग स्तर पे अलग अलग कैटेगरी है। तो उसमें बताया गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने धर्म को, अपने संस्कृति की, अपने भाषा की, ये सब की रक्षा करने का अधिकार है। ये चर्चा किया गया है हमारे अनुच्छेद 29 और 30 में। उसके बाद अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, जो बताया ही गया कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके साथ एक और चीज़ बताते हैं, ये स्वतंत्रता का अधिकार जो था इसमें 19F, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता भी है, पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी। तो 19F जो था वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। तो 19F को भी निरस्त कर दिया गया और 31 को भी। तो 2 अधिकार को निरस्त किया गया, एक आर्टिकल 19F को और एक आर्टिकल 31 को। और उसके बाद अगला है संवैधानिक उपचार का। इस तरीके से अगर इसको हम लोग कैंसिल करें, ये संपत्ति का अधिकार को अगर कैंसिल किया जाए तो 6 अधिकार हमारे बचते हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम तो सबसे पहले बताए कि भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में अनुच्छेद 12 से 35 तक, और यहाँ तो हम 14 से लेकर के 32 तक स्टार्ट किए, 31 को हटाए बीच में। तो बाकी 33, 34, 35 कहाँ गया और 12, 13 कहाँ गया? तो देखिए एक्चुअली क्या है कि मूल रूप से स्वतंत्रता हमें जो मूल अधिकार है इतना में ही है, लेकिन बाकी जो विषय है, बाकी जो अनुच्छेद है उसमें किसी में बताया गया है कि उसमें किस तरीके से लागू किया जा सकता है, किसी में बताया गया है कि राज्य या सरकार जो जिसके अगेंस्ट ये सुरक्षा प्रदान करता है उसका मतलब क्या हो गया। किसी में बताया गया है कि पैरामिलिट्री या आर्मी, जैसे आप समझ सकते हैं अगर आर्मी में ये स्वतंत्रता दे दिया जाए कि आप संघ बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो हमारे देश की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ी जाएगी, एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। तो पैरामिलिट्री या मिलिट्री के साथ में युक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे। आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझने में सक्षम हो रहे हैं। तो आप ये सब सारी बातों को ध्यान से समझिएगा। कई एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल अधिकार का संबंध किस भाग से है, तो भाग 3 से है। आर्टिकल कितना है? 12 से 35 तक है। कई बार पूछ दिया जाता है कि विधि के समक्ष समानता जो है ये आर्टिकल कब से कब तक है, तो 14 से 18 तक है। तो ये सब सारी चीज़ों को आप तथ्यवार तरीके से आप देखें हमारे वीडियो को, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उसके बाद इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आम लोगों को जागरूक करने के लिए भी ये ज़रूरी है। ये सचेत करता है आम लोगों को, ठीक है। चलिए आइए हम एक एक करके अब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 12 के बारे में। अनुच्छेद 12 क्या है? तो अनुच्छेद 12 में बताया गया है राज्य की परिभाषा। जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कि मूल अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध हमें सुरक्षा प्रदान करता है, या हम लोग अनुच्छेद 32 में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य के विरुद्ध हम किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं अगर कोई राज्य हमारा मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है। तो ये राज्य क्या है, इस राज्य के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 12 में। तो इस राज्य में क्या क्या आता है आप समझिए। संसद, भारत सरकार, राज्य विधानमंडल, कार्यपालिका विधायिका,
उसके अलावा जितने भी सरकारी विभाग हैं वो सारे, या जो संवैधानिक या मतलब सांविधिक निकाय हैं वो सारे। हम लोग आगे पर चर्चा करेंगे कि संवैधानिक और सांविधिक निकाय क्या होते हैं, जैसे ONGC या कोई अलग तरीके का जिसमें सरकार अंशतः या पूर्ण रूपेण सरकार के कंट्रोल में है, वो सारे डिपार्टमेंट या स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, पंचायत, समझ रहे हैं ना क्या क्या, भारत की संसद, भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी विधायिका या कोई सरकार स्टेट गवर्नमेंट की, या कोई स्थानीय निकाय जैसे आपका नगर पालिका हो गया, पंचायत हो गया, या ONGC, सेल, वेल, इस तरीके का कोई भी सरकार की इकाई, BSNL, या कोई भी जहां पर सरकार अंशतः या पूर्णतः अपना अंश धारण करता है, वो सारी चीज़ें राज्य के अंतर्गत आएंगी। अगर उनमें से कोई भी चीज़, ये प्राइवेट चीज़ों पर लागू नहीं होता है, अगर कोई भी चीज़ें, सरकारी चीज़ें कुछ भी है, तो वो सारा का सारा राज्य के अंतर्गत आएगा। और अगर वो आपका कोई भी मूल अधिकार का हनन करता है तो आप उनके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 12 क्या है। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य का मतलब क्या, हमें किसके विरोध में सुरक्षा प्रदान होगा। क्या कल के डेट में अगर हम BSNL हमारा कोई मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो क्या हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं? तो यस, हम जा सकते हैं। क्या हमारा कोई नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत समिति, ठीक है ना, जिला परिषद, कोई हमारा मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो क्या हम उसके अगेंस्ट जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। क्या संसद कोई नियम कानून लाई जो मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो क्या उसके अगेंस्ट हम जा सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी अनुच्छेद 12 में, बहुत डिटेल में समझाया जा रहा है। आई होप आप इसे समझेंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 13 में क्या है। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण की विधियों के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया कि संसद किस तरीके से इसको कम कर सकता है या नहीं कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। एक्चुअली बात यह थी, हम आपको बताते हैं, जब संविधान लागू किया जा रहा था, या यूँ कहें कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस समय संविधान बनाने वालों के बीच में बहुत झंझट था। झंझट ये था कि कल के डेट में कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत मजबूत सरकार आ जाए। मजबूत सरकार कहने का मतलब कि जिसका बहुत बड़ा बहुमत हो, वो चाहे तो संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर दे। तो क्या कल के डेट में कोई ऐसा सरकार आ जाए जिसके पास बहुत ज़्यादा बहुमत हो, तो क्या वो इसको ख़त्म कर सकती है? या उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे ख़त्म कर दे, वो मौलिक अधिकार को ख़त्म कर दे। इस कारण उन्होंने आर्टिकल 13 का प्रोविज़न लाया। आर्टिकल 13 में कुछ प्रबंध किए, और वो प्रबंध एक नागरिक को सरकार के नियमों के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात 13 जो है, हम लोग देखेंगे अभी, 13 जो है वो एक तरीके से हमें सुरक्षा, अगर पूरे मौलिक अधिकार में देखा जाए तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 32 ऐसा है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, और ये कहता है कि आपके अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। यहाँ तक संसद और सरकार भी नहीं छीन सकती, विधायिका भी नहीं छीन सकती। बात आ रही समझ में? तो आइए देखते हैं सबसे पहले 13 में क्या क्या है। तो 13(1) में, 13(1) करने का मतलब 13 में 4 सब आर्टिकल है। आर्टिकल 13 में 4 अलग अलग प्रोविज़न है। तो 13 के पहले प्रोविज़न में बताया गया है कि संविधान लागू होने के पहले अगर कोई ऐसा नियम प्रचलन में है या कोई ऐसा कानून प्रचलन में है जिससे मूल अधिकार का हनन होता है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 13(1) जो है वो संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 के पहले की बात कर रहा है। अगर उससे पहले कोई ऐसा नियम प्रचलन में है जो मौलिक अधिकार का हनन करता है अंशतः या पूर्णतः, तो उस नियम का वो भाग खत्म हो जाएगा जिस भाग तक वो मूल अधिकार का हनन करता है। देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसे समझना बहुत सारे लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। तो आइए हम इसे समझाने का कोशिश करते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि कोई एक रूल है, रूल ए है, जो संविधान लागू होने के पहले से चला आ रहा है। उस रूल ए के तहत ये बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ना, दबाव है कि वो व्यक्ति हिंदू धर्म ही माने। पहला, उस रूल ए में पहला रूल है कि वो सिर्फ हिंदू धर्म को माने, ठीक है। दूसरा रूल है कि स्त्रियों का सम्मान करें। तीसरा रूल है बच्चों को शिक्षा दे। चौथा रूल है अपने इष्ट देव को याद करें। मान लीजिए ऐसा ऐसा है।
अब इसमें स्त्रियों का सम्मान करे या अपने इष्ट देव को याद करे या बच्चों को शिक्षा दे, इससे तो कोई मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि सिर्फ और सिर्फ आप हिंदू धर्म को मानिए, तो इससे तो मूल अधिकार का हनन हो रहा है ना, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का, जो आर्टिकल 25-26 में है, 25 से 28 तक में है, इसका हनन हो रहा है। तो उस पहले जो सब आर्टिकल है उसका नियम ए का जो एक प्रोविजन है कि आप सिर्फ हिंदू धर्म को मानेंगे, उस प्रोविजन को खत्म कर दिया जाएगा, इलीगल करार कर दिया जाएगा। अर्थात समझ में आ गया कि अगर कोई ऐसा नियम जो पहले से प्रचलित है और वो किसी हद तक, कुछ हद तक भी अगर मूल अधिकार का वो हनन करता है किसी भी रूप में, तो उस हद तक, जिस हद तक वो हनन करता है, उस हद तक उसको असंवैधानिक या उसको खत्म कर दिया जाएगा। बात आ गई समझ में? ये बहुत ध्यान वाली चीज है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अनुच्छेद 13(2) में क्या प्रोविजन किया गया है? अनुच्छेद 13(1) में संविधान लागू होने के पहले की बात की गई है। अनुच्छेद 13(2) में बोला गया है कि संविधान लागू होने के बाद, अर्थात 1950 के बाद, अगर कोई ऐसा नियम कानून बनाया जाता है जिससे मूल अधिकार अंशतः या पूर्णतः किसी भी तरीके से उसका हनन किया जाता है, मूल अधिकार के प्रोविजन को, मूल अधिकार को छीना जाता है, तो कोई भी नियम उस हद तक के अमान्य माना जाएगा जिस हद तक के मूल अधिकार को छीनता है। वही बात है, मान लिया जाए कि अभी जो सरकार है वो एक नियम लेकर के आई, बोली कि मान लिया जाए कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आई, CAA लेकर के आई। इसके तहत वो बोल दी कि भाई नागरिक उसी को माना जाएगा जो सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड होंगे। अगर ऐसा बोल दिया जाए, बाकी जितने भी नागरिक हैं उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ये बोल दिया जाए, तो क्या ये सही है? मूल अधिकार का हनन करता है या नहीं करता है? हाँ करता है, क्योंकि भारतीय संविधान तो बोलता है कि धर्म मानने की स्वतंत्रता है। बात आ रही समझ में ना? या कोई ऐसा नियम लेकर के आ जाए जिसके तहत ये बोला जाए कि आपको जीने का स्वतंत्रता नहीं है, आपको सरकार कभी भी जब चाहे तब मार दे, तो आप बताइए, तो मूल अधिकार का हनन हो रहा है ना। तो ये नियम, मान लिया जाए कि कोई भी नियम लेकर आया जिसमें 10 क्लाउज है या 10 टोटल प्रोविजन है, उसमें 2 प्रोविजन मूल अधिकार का हनन करता है, बाकी 8 प्रोविजन से को मूल अधिकार से कोई मतलब नहीं है, तो आपके वो 2 प्रोविजन जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे, इलीगल करार दे दिए जाएंगे। तो आर्टिकल 13(1) संविधान लागू होने के पहले वैसे नियम से है जो जिस हद तक के मूल अधिकार का हनन करेंगे उस हद तक के उसे खत्म कर दिया जाएगा, इलीगल करार कर दिया जाएगा। और आर्टिकल 13(2) में बताया गया है कि अगर संविधान लागू होने के बाद संसद कोई इस तरह का कानून बनाती है जो मूल अधिकार का हनन करता है, तो वो उस हद तक समाप्त कर दिए जाएंगे। बात आ गई समझ में? अनुच्छेद 13(3) में बताया गया, अब यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने के बाद राज्य ऐसी विधि बनाता है, राज्य कहने का मतलब वही सरकार, केंद्र सरकार, संसद या राज्य विधानमंडल, कोई भी ऐसी विधि बनाता है। तो ये विधि का मतलब क्या हुआ? इस विधि का बारे में पूरा डिटेल दिया गया है 13(3) में। 13(3) में कुछ नहीं है, ये जो बताया गया ना कि विधि का मतलब क्या हो गया, क्या कोई नियम आता है, विधि, अध्यादेश क्या होता आता है विधि का मतलब? तो ये विधि का मतलब है जितने प्रकार के अध्यादेश जो राज्यपाल या राष्ट्रपति जारी करता है, वो जो भी आदेश हो गया एग्जीक्यूटिव का, सरकार का जो आदेश हो गया, वो कोई उप विधि बनाया गया, कोई नियम बनाया गया, कोई विनियम बनाया गया, कोई अधिसूचना दिया गया, या कोई प्रथा चल रही है, या कोई किसी प्रकार का नियम कानून बनाया गया, कुछ भी, वो सारा चीज अगर उसमें मूल अधिकार का हनन किया जाता है तो वो सब इलीगल करार दे दिया जाएगा, जिस हद तक वो मूल अधिकार का ये करता है। जैसे प्रथा में आप देखिए, अभी जो ट्रिपल तलाक आया, तो ट्रिपल तलाक में क्या है? एक प्रथा ही तो है, मुस्लिम, जिसके तहत महिलाओं के मूल अधिकार का हनन हो रहा है, अर्थात उसे समानता नहीं मिल रही है हिंदुओं के जैसा, तो ये प्रथा ही तो है। तो इसे सरकार ने खत्म किया, ट्रिपल तलाक को खत्म किया। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें सारे उसके बारे में, विधि के बारे में चर्चा है। अब जब आप मेरे पिछले वीडियो को आप देखेंगे जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल एनालिसिस किया है, उसमें जब लड़ाई हुई सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच में, वहाँ पर दलील आया कि ठीक है, भारत सरकार ऐसा जो भी विधि रहेगा, ऐसा नियम रहेगा, वो अगर कोई लाए तब उसके तहत मौलिक अधिकार का हनन किया गया तो वो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर संविधान संशोधन कर दें तो, यहाँ पर संविधान संशोधन तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। बात समझ रहे हैं? 13(3) में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन भी उस विधि में शामिल है।
और इस चक्कर में आप देखेंगे बहुत सारा झंझट होता है और बहुत सारी जजमेंट निकल करके आते हैं, और वही संविधान संशोधन पर चर्चा होती है। और फाइनली 13(4) अनुच्छेद जोड़ा जाता है 24वें संविधान संशोधन। ये 3 अनुच्छेद मूल संविधान में थे, और 13(4) संविधान जो अनुच्छेद है वो 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा जाता है। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार रहती है, और उन्होंने बताया कि अगर कोई संविधान संशोधन आता है तो वो उपरोक्त विधि के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। अर्थात संविधान संशोधन करके हम किसी भी मूल अधिकार को कम कर सकते हैं, समाप्त करते सकते हैं, या उसमें संशोधन कर सकते हैं। अभी तक तो हमारा जो संविधान सभा था वो बोल दिया कि कोई भी नियम संसद कुछ भी बना दे, वो अगर मूल अधिकार का हनन करता है तो वह अमान्य माना जाएगा। लेकिन अब इसी में संशोधन करके बोल दिया कि संविधान संशोधन तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब संविधान संशोधन अगर करेंगे तो उसके तहत हम इसको संशोधन कर सकते हैं। बात आगे समझ में। ये अनुच्छेद 13 था। इसके तहत कुछ एक केस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले शंकरी प्रसाद, एक्चुअली क्या था, भू सुधार संबंधी कुछ केस चल रहा था उस समय। तो वहाँ पर शंकरी प्रसाद नाम के एक व्यक्ति जो थे वो भारत सरकार के अगेंस्ट उस समय जो 9वीं अनुसूची लाया गया था, जिसमें भू सुधार से संबंधित या जमींदारी प्रथा से उन्मूलन से संबंधित बहुत सारे कानून लाए गए, जिसके अंतर्गत जो बड़े बड़े लोग थे उनके ज़मीनों को सरकार छीन रही थी। तो इसके अगेंस्ट में शंकरी प्रसाद नाम के व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट गए और वहाँ पर केस किए 1951 में, ठीक है। और वहाँ पर वो बोले कि आप जो कह रहे हैं, वहाँ पर बताया गया था ना वो कि जो कोई भी विधि जो है वो अगर मूल अधिकार का हनन करता है तो वो अमान्य है, लेकिन वहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ था कि संविधान संशोधन भी उसमें आएगा। तो जवाहरलाल नेहरू प्रथम संविधान संशोधन कर दिए 1951 में, और वहाँ पर लिख दिए कि मौलिक अधिकार को अगर नीति निर्देशक तत्व प्राप्त करना है तो मौलिक अधिकार में कुछ न कुछ हम संशोधन कर सकते हैं। तो ये शंकरी प्रसाद का केस हुआ। वहाँ पर बोला गया कि आप संविधान संशोधन ही नहीं कर सकते हैं, आप कैसे कर दिए संशोधन? संशोधन भी तो एक विधि है। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस किए हैं, आप मैं शेयर कर दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि संविधान संशोधन जो है वो विधि नहीं है, और संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में कटौती या उसे ज़्यादा कम किया जा सकता है। पुनः गोलकनाथ विवाद है। यहाँ पर गोलकनाथ 2 भाई थे, ठीक है ना, और इनके पास 500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी। सरकार का एक नियम आया कि 30 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन कोई व्यक्ति नहीं रख सकता है, और बाकी जितने भी इनके ज़मीन थे वो सरकार के पास, सरकार अपने कंट्रोल में ले ली। अब इस कारण एक गोलकनाथ जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि देखिए संविधान संशोधन भी एक तरह से विधि ही है। और 13(3) में बोला गया है, 13(2) में बोला गया है कि अगर कोई भी विधि, जो संसद कोई भी विधि लाती है और वो मूल अधिकार का हनन करता है, जैसे आपको पता है ना 19F और 31 के तहत, ये अभी इसको ख़त्म किया गया, लेकिन 1978 तक तो ये लागू था ही था, मौलिक अधिकार तो था ही था। तो उस समय तो ये मूल अधिकार था संपत्ति रखना। तो अनुच्छेद 13(2) में कहता है कि अगर संसद कोई ऐसा विधि लाती है जो मूल अधिकार का हनन करता है तो उस विधि को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यही गोलकनाथ में बोला गया कि संविधान संशोधन भी एक तरह से तो नियम ही है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि संविधान संशोधन करके मूल अधिकार को ख़त्म कर सकते हैं? तो देख रहे हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट को यहाँ चेंज कर दिया। पुनः 1973 में एक केस आता है केशवानंद का। एक मठाधीश रहते हैं केरल के, और इनकी मठ की संपत्तियां जो है वो सरकार अपने कंट्रोल में लेने लगती है। तो ये कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर गुहार लगाते हैं, बोलते हैं कि गोलकनाथ में भी तो ऐसा प्रोविज़न दिया गया था कि संविधान संशोधन करके हमारे संपत्ति को नहीं छीना जा सकता है, तो फिर सरकार कैसे छीन रही है? वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है, अर्थात पुनः पहले वाले बात को मान लिया जाता है। इसका मतलब कि जो विधि का कैटेगराइजेशन किया गया अनुच्छेद 13(3) में, उसके अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं आता है। मतलब संविधान संशोधन करके आप मौलिक अधिकार को आगे पीछे कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है कि आपको मूल ढांचा का ध्यान रखना होगा। मूल ढांचा में आप किसी तरीके से संशोधन नहीं कर सकते। तो ये 3 केस था इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हमने विस्तार से चर्चा पिछले वीडियो में किया था, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट के बारे में देखें। यहाँ पर ये भाग 2 नहीं है, ये भाग 3 है, ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक के इसके बारे में चर्चा की गई है। हम इसके विशेषता के बारे में देखें कि यह व्यक्तिगत है, नकारात्मक स्वरूप है, ठीक है ना, मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है भारत का।
न्यायालय द्वारा इसे संरक्षण प्राप्त है। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं आपको, जो हम अनुच्छेद 13 में पढ़े हैं, अनुच्छेद 13 में हमने क्या पढ़ा कि ये कोई भी नियम कानून जो संसद बनाती है अगर मूल अधिकार का हनन करता है तो वो नियम कानून अवैध घोषित कर दिए जाएंगे। अब एक चीज़ बताइए, सरकार तो नियम कानून ला रही है, विधायिका कार्यपालिका तो सरकार है, नियम कानून ला रही है, तो कौन ऐसा एजेंसी है जो उसको अवैध घोषित करेगा या इस पर जजमेंट कौन देगा? तो वो न्यायपालिका देगी, अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन करेगी। कोई भी जो जजमेंट आएगा या कोई भी जो नियम कानून आएगा उसका वो एक बार अपने स्तर पर रिव्यू करेगी, उसमें देखेगी कि बेसिक स्ट्रक्चर और मूल अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, और अगर होता है बेसिक स्ट्रक्चर का हनन तो वो उसको अवैध घोषित कर देगी। तो इस तरीके से मूल अधिकार का रक्षक कौन है? तो कोर्ट है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल रिव्यू के प्रोविज़न का चर्चा किया जाता है, तो वह है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। तो हमने देखा ये पहले 7 तरीके के थे, अब 6 तरीके का मूल अधिकार है। उसमें फिर हमने अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में चर्चा किया, अनुच्छेद 13 में विस्तार से हमने चारों आर्टिकल को देखा, ठीक है। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस के बारे में देखे। अब हम कल से जो हमारा संविधान में मूल अधिकार दिया गया अनुच्छेद 14 से लेकर के आगे चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे करके हम क्रमानुसार सारे पॉलिटी के लेक्चर को कवर करेंगे, सारे टॉपिक को जो सिलेबस में उसको कवर करेंगे, और उसके बाद हमारा हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज आएगा, फिर ज्योग्राफी का आएगा। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए एक अच्छे तैयारी के लिए। चलिए, धन्यवाद।